अब आयत गिरती पड़ती घर आई और चीखती हुई अदा से बोली, अदा, वो सारे गिफ्ट्स मुझे वापस ला कर दो। और अदा उसकी ऐसी हालत देख परेशान हुई और कहा, आयत, तुम्हें हुआ क्या है? तभी आयत ने कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, प्लीज वो गिफ्ट ला कर दो। तभी अदा ने चिढ़कर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, वो गिफ्ट वापस कैसे आ सकते हैं? वो तो सब मैंने पड़ोस में अपनी दोस्त को और आते जाते लोगों को बांट दिए हैं। तभी आयत ने रोते हुए कहा, अदा प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मुझे वो सारे गिफ्ट लाकर दे दो, वरना वो मुझे बर्बाद कर देगा। अब अदा को उसकी फिक्र हुई और उसने कहा, ठीक रो मत, मैं लाती हूं। पड़ोसियों से तू वापस ले और अपनी दोस्तों से मैं वापस लाती हूं। और बड़ा टेडी मेरे रूम में रखा है। और अब आयत अदा के रूम में गई और वो टेडी उठा लाई। और अब आयत भागती हुई पड़ोसियों के घर गई और वहां जाकर सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर वो टेडी और फूल मांग रही थी। अब सब उसको देखकर हैरान थे, क्योंकि आयत कभी किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज उसको सबके घर जाकर मिन्नतें करनी पड़ रही थी। नए नए झूठ बोलने पड़ रहे थे। किसी ने गिफ्ट चुपचाप दे दिए, किसी ने बड़बड़ाते हुए दिए। और अब अदा भी अपनी सभी दोस्तों से फूल और टेड़ी ले आई। लेकिन अदा का खून खोल रहा था, क्योंकि उसको ये सब वापस मांगते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। लेकिन अदा से आयत का इस तरह रोना भी नहीं देखा जा रहा था। एक दिन में ही उन दोनों बहनों को ये कैसी सजा मिली थी। उनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था और सबसे मिन्नतें करनी पड़ रही थी। और भागते भागते दोनों बहनें बदहवास सी हो गई थीं। और आज सितम ये था, घर पर उन दोनों बहनों के सिवा कोई नहीं था। सब शादी में गए हुए थे, इसलिए वो दोनों बहनें अकेली ही सब झेल रही थीं। और जहां उनका परिवार गया था, उनका कॉल भी नहीं मिल रहा था, इसलिए अदा चाह कर भी उनको बुला नहीं सकती थी। और अब आयत और अदा ने सारा सामान जमा किया, लेकिन जितना सामान आया था अब उसका आधा भी जमा नहीं हुआ था। और अब आयत रूम में आई और देखा, वो सामान भेजे गए सामान से आधा भी नहीं था। और आयत को पता था, वो हर पल उसको सुन और देख रहा है। क्यों और कैसे, ये आयत को नहीं पता था। इसलिए अब आयत ने हाथ जोड़कर रोकर उससे माफी मांगते हुए कहा, मैं इससे ज्यादा सामान वापस नहीं ला सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और तभी आयत के फोन पर एक मैसेज आया और जिस पर इंग्लिश में लिखा था, ओके, अब अपने घर के दरवाजे पर जाओ, वहां एक कुरियर बॉय खड़ा है, उसके हाथ में 2 बॉक्स हैं, एक में आइसक्रीम है और दूसरे में चॉकलेट। 2 घंटे के अंदर तुम्हें वो सब खानी है, और अगर उसमें से एक भी छूटी तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। और फिर से आयत दरवाजे की तरफ भागी। और अब आयत उस कुरियर बॉय से वो दोनों डब्बे लेकर रूम में आ गई। और अब उसने घड़ी को देखा और फौरन स्पीड में सभी चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दिया। और अब आयत को इतनी सारी चॉकलेट और आइसक्रीम खाने से आयत को उल्टियां लगने लगी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। वो पागलों की तरह जल्दी जल्दी चॉकलेट और आइसक्रीम खा रही थी और अदा उसको परेशान होकर देख रही थी। और अब अदा को आयत की फिक्र हुई और उसने आयत से कहा, आयत तुझे क्या हो गया? और ये सब चॉकलेट कहां से आई है? और तू क्यों इन चॉकलेट को जबरदस्ती खा रही है? और आयत ने गुस्से से चीखते हुए कहा, प्लीज अदा चली जा यहां से, मैं अभी तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। और अदा गुस्से में बाहर निकल गई। लेकिन अब उसको आयत की बहुत फिक्र हो रही थी और उसने अपने पापा को मिलाया, तो इस बार कॉल मिल गया और उसने अपने पापा से आयत के बारे में सब बता दिया। और वो सब अब घर के लिए निकल गए। जब वो सब घर लौटे तो आयत कमरे में बेहोश पड़ी मिली और वो ठंड से कांप रही थी। तभी जल्दी से समीर ने उसको गोद में उठाया और सब उसको हॉस्पिटल लेकर भागे। और अब आयत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तब डॉक्टर ने उनको बताया, आपकी बेटी ने एक साथ इतनी सारी चॉकलेट और आइसक्रीम खाई है, वो इनको नुकसान दे गई, लेकिन अब वो ठीक है, हमने उनका पेट साफ करवा दिया है। और अब सब आयत को घर ले आए और अदा को शब्बीर बख्शी डांट रहे थे, तुम कहां थी जब ये ऐसी बेवकूफी कर रही थी? फिर अदा ने कहा, पापा मैंने तो इसको रोकने की बहुत कोशिश, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। अब निम्मो ने आयत को देखते हुए कहा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। अभी शब्बीर बख्शी आयत से कुछ पूछना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और अगले दिन आयत के पास रिया का कॉल आया। उसने आयत को बताया, आयत तुम्हारा प्रोजेक्ट टॉप पर आया है
और सब ऑफिसर ने तुम्हारे प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ की है और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है और सब इस बात से हैरान है आखिर ये सब हुआ कैसे, वरना सबको यकीन था अब वो ऑफिसर तुम्हारा पूरा साल खराब कर देंगे। लेकिन ये तो कमाल हो गया है, तुम जल्दी से कल कॉलेज आ जाओ। और अब आयत बैठी सोच रही थी, मैं जानती हूं ये प्रोजेक्ट भी अब उसी ने टॉप पर कराया है जिसने इसको फेल कराया था, लेकिन ये है कौन जिसके इशारे पर सब चल रहे हैं, और ये मुझसे क्या चाहता है और क्यों ये सब मेरे साथ कर रहा है। अब दोबारा उसका कॉल आया तो मैं उससे जरूर पूछूंगी कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अब आर्यन अपनी जीडी के पास बैठा उनसे शिकायत कर रहा था क्योंकि उसकी जीडी की तबीयत खराब थी और उनकी जिद थी कि वो आर्यन के हाथ से ही दवाई खाएंगी, और आर्यन उनको दवाई खिलाने की वजह से बैंकॉक से आया था। अब आर्यन ने कहा, जीडी ये क्या बचपना है कि आप मेरे हाथ से ही मेडिसिन लेंगी। आपको पता है आपको दवा खिलाने की वजह से मुझे अपनी रिहर्सल छोड़कर बैंकॉक से आना पड़ा है। तब जीडी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र दवा का तो बहाना है, मुझे तो अपने लव को देखना था। कितना वक्त हो गया तुझे जीडी से मिले, अपना कॉन्सर्ट करके भी तू मुझसे बिना मिले चला गया। इसलिए मैं कहती हूँ तू शादी करके मेरी बहू ले आ, फिर मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी, फिर वही मेरा ख्याल रखा करेगी। तब आर्यन ने कहा, जीडी आपके लिए मैंने इतनी सारी मैड लगाई हुई है, फिर भी आपको बहू की जरूरत है। तब जीडी ने कहा, पुत्र नौकरानी और बहू रानी में फर्क होता है। वो मेरी बहू मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, और फिर मुझे इस बात की भी खुशी होगी कि ये मेरे लव की बीवी है और फिर तेरे बच्चे होंगे। इसलिए जब मुझे तेरी याद आएगी तो मैं उन सब में तुझे देख लिया करूंगी। इन सब बातों में जीडी का मकसद सिर्फ एक था, और वो था आर्यन की शादी कराना, जो वो करना नहीं चाहता था। तभी पास खड़ी मिस्सी ने हंसकर कहा, जीडी आपको क्या लगता है अगर ब्रो ने शादी भी कर ली तो उनकी वाइफ कौन सा आपका ध्यान रखने वाली है? क्योंकि ब्रो तो शादी एक हाई क्लास अल्ट्रा मॉडर्न किसी फॉरेनर बड़ी सेलिब्रिटी गर्ल से करेंगे, और वो आपका ध्यान क्या रखेगी? उसके ध्यान के लिए ब्रो को खुद 40-50 नौकरानियां लगानी पड़ेंगी। तभी आर्यन ने कहा, मिस्सी तुमसे किसने कहा मैं एक हाई क्लास अल्ट्रा मॉडर्न फॉरेनर सेलिब्रिटी गर्ल से शादी करूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है मैं किसी मिडिल क्लास सीधी सादी आम सी लड़की से शादी कर लूं जो तुम्हारे ब्रो के इशारों पर किसी कठपुतली की तरह नाचे, वो जीडी के एक इशारे पर भागे जो इनकी मेडिसिन के साथ साथ इनका ट्रीटमेंट भी करेगी। तभी मिस्सी ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब ब्रो आप किसी डॉक्टर लड़की से शादी करने वाले हो। अब जल्दी बताओ ब्रो, कब कर रहे हो? और तभी जीडी ने खुश होते हुए कहा, पुत्र तो कब मिला रहा है मेरी बहू को मुझसे। ओ गॉड, जीडी मैंने बस मिस्सी को उसके सवाल का जवाब दिया है। मैंने ये नहीं कहा मैंने शादी करूंगा या आपकी बहू को आपसे मिलवा रहा हूं, क्योंकि आपकी बहू पहले आर्यन से मिलेगी, उसके बाद ही तो आपके पास आएगी। तब जीडी ने कहा, पुत्र यही तो पूछना चाहती हूं, कब मिलेगी तुझसे मेरी बहू? तब आर्यन ने कहा, पता नहीं जीडी। और तभी पीछे से आर्यन की स्टेप मदर गुरमीत वोहरा आ गई, और उसको देखकर आर्यन का मूड खराब हो गया, और गुरमीत ने प्यार से कहा, तो कब शादी कर रहा है हमारा लव? तभी आर्यन ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है गुरमीत वोहरा, मेरा नाम आर्यन है, मुझे लव कहने की जरूरत नहीं है। ये नाम मुझे मेरी मां दिया है जिसकी तुम और मिस्टर दिलेर वोहरा कातिल हो, और मैं नहीं चाहता तुम इस नाम को अपने मुंह से लो, क्योंकि ये नाम लेने का हक सिर्फ 3 लोगों का है, एक मेरी मां का, दूसरा मेरी जीडी का, और तीसरी। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।